He did not accept the kind of punishment that the West was wanting to give to Japan. ये बोल के कि एटॉमिक वॉर में जो हुआ है उसमें जो उनका घायल, उनका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान अनपैरेलल्ड है। हिंदुस्तान और जापान किस तरह साथ में आकर देश में और दुनिया में कमाल का काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, डिफेंस लेवल पे हम दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो दुनिया के लिए एग्जांपल है। हमारा डेफिनेट ये था कि जापान के ऊपर इतना जुल्म करना उचित नहीं है क्योंकि वो लोग एटॉमिक वॉर को फेस कर चुके हैं। एटम बम गिरा दिया है आपने, ऑलरेडी इनको इतना तबाह कर दिया और हिंदुस्तान ने तब जापान का स्टैंड लिया। इंडिया जापान साथ में स्पेस में क्या काम करना चाहते हैं? We have around 42 working committees अभी दोनों कंट्री के साथ। उसमें तो जो क्या नहीं है वो ज़्यादा आसानी है बोलने के लिए, देन क्या है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में है, स्मार्ट सिटीज़ में है। इंडिया जापान न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर डील हो चुके हैं। बहुत कम देशों को जापान के साथ एक सीट एट द टेबल मिलती है जहां पर वो एक 2+2 डायलॉग कर पाते हैं। वीआईपी जो एक ट्रीटमेंट है कि क्या है, इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक, और इसको सच में हम लोग कर पाए तो हमारा ग्रोथ वुड बी बोथ नॉट ओनली रैपिड, इट विल बी। सबसे बड़ी चीज जो सबसे ज्यादा जिसकी ब्रांडिंग और सबसे ज्यादा न्यूज में है वो है बुलेट ट्रेन। अहमदाबाद टू मुंबई का बुलेट ट्रेन इज जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट। आज के दिन में जो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग चल रहा है, दिल्ली मेट्रो के लिए भी जापान ने बहुत सहयोग किया था हिंदुस्तान को। दिल्ली मेट्रो प्रोबेबली सबसे ज्यादा। एक आदमी को पूछो कि आपको लगता क्या है जापान क्या किए हैं हमारे लिए। न्यूक्लियर पैक्ट के बारे में आप क्या एग्जैक्टली भारत और जापान का न्यूक्लियर डील क्या है, किस लेवल पे काम कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। मैम एक बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट हम फिर से मैम के साथ करने वाले हैं। ये कमाल का पॉडकास्ट है इंडिया और जापान के रिलेशनशिप के बारे में। हिंदुस्तान और जापान किस तरह साथ में आकर देश में और दुनिया में कमाल का काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, डिफेंस लेवल पे हम दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ मैम। आप मैम एक एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करने के साथ ये चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि क्यों आप एक एक्सपर्ट हैं। आप इंडिया जापान रिलेशनशिप पे एक एक्सपर्ट क्या बनाता है आपको? मुश्किल सवाल है ये, लेकिन मैं सोचती हूँ क्योंकि हमारा देश जापान और इंडिया का जो आज के दिन में जो संबंध है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। अब स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आज के दिन में जो पहुंचा है वो जो 2014 में हम लोग किए थे कि उसको ग्लोबल पार्टनरशिप से लेकर स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचे हैं। ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये काफ़ी सालों से काम दोनों देश के बीच में वेरियस लेवल्स पे काम हुआ, इसी वजह से हम यहीं पे हैं। तो जब एक देश और दूसरे देश के साथ एक संबंध बढ़ता है तो लोग भी चाहिए होता है जो दोनों देश को पढ़े। तो जैसा मैं यहाँ से बैठ के जापान पढ़ी वैसा ही वहाँ पे बैठ के लोग इंडिया भी पढ़े। अच्छा। तो ये दोनों हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को ट्रैक 2 में बोलते हैं क्योंकि ट्रैक 1 इज़ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ट्रैक 1.5 इज़ गवर्नमेंट पर्सनल्स, पॉलिसी मेकर्स, ये लोग। ट्रैक 2 हो जाता है हम लोग एकेडमिक्स में, जो लोग हम अपना खुद का रिसर्च करते हैं या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज या यूनिवर्सिटीज़ से कोलैबोरेशंस में हम लोग रिसर्च करते हैं जी। तो ये सब रिसर्चेस का वजह से हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं। करेक्ट। और एक्सपर्ट बनने का और एक तरीका जो होता है, जो पब्लिकेशंस करते हैं, हम किताबें लिखते हैं, पेपर्स में लिखते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं जर्नल्स में, ये एक जगह पे जाके आपका एक प्लेटफॉर्म देती है और लोगों का रिकग्निशन आता है कि हाँ आप उस देश के बारे में काफ़ी जानते हो, तो अब उस हिसाब से हम लोग एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे रिलेशनशिप में सबसे पहले ट्रैक 1 होता है जब गवर्नमेंट से बात करती है। सेकंड लेवल पे आई थिंक पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। थर्ड लेवल पे एकेडमिशियंस
एकेडमिक्स वाले लोग आ जाते हैं जो उसको पूरा स्टडी करते हैं, समझते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन जो होता है इससे भी गवर्नमेंट को बहुत हेल्प मिलती होगी? ऑफ कोर्स मिलती है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं ये काफ़ी टाइम हटके भी होता है। ये जी। नहीं कि जो पॉलिसी मेकर्स बोल रहे हैं या जो वन टू वन ट्रैक में जो वन ट्रैक में जो चलते हैं, उसका कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं। हुँ, वो डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करके उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये चीज़ काफ़ी टाइम हम लोग एकेडमिक्स से शुरू होता है। फिर पॉलिसी मेकर्स, हम लोग भी पॉलिसी मेकर्स के साथ बात करते हैं इस सब, हुँ, उनका जो दिक्कतें हैं, हमारा जो लगता है दिक्कतें हो सकती है। कोई चीज़ जैसे इंडिया में बैठ के लगता है ये आसानी से जापान में हो जाएगा, हुँ, लेकिन हम लोग जब जापान के एक्सपर्ट होते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, वो हो नहीं पाएगा। हुँ, ये वजह हो सकता है, पर वेरियस वजह से हो सकता है। दूसरा हो जाता है कि जापानी लोग जब यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जो इनका जापानीज़ का जो एम्बेसी होता है यहाँ पे, वो लोग हमें अप्रोच करते हैं कि ये पूछने के लिए कि कैसे होगा। जैसा आज का दिन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया लेके बहुत चलता है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो जापानीज़ का जो वजह था यहाँ पे घुसने के लिए, इसका मैं बहुत नज़दीक से देखी हूँ। करेक्ट, और ये वजह उनका बिगर पिक्चर है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, करेक्ट, उसी का ऊपर केंद्र करके वो वाला हुआ है। तो जी, उसमें क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ से होगा, ये सब एक पॉलिसी मेकर्स बता रहे हैं उनको, लेकिन वो लोग भी और लोगों से भी पता करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो बोला जाता करेक्ट, है, जो हम एकेडमिक्स देते हैं। जी। बहुत ही कमाल मैम। शुरुआत करेंगे इस टॉपिक के अंदर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 में दोनों देश जिन तरफ से लड़ रहे थे, दोनों ऑपोजिट थे एक दूसरे के। उस समय मैं ये इमेजिन करता हूँ कि बहुत ही अच्छा रिश्ता नहीं रहा होगा। शायद शुरुआत हुई होगी, वहाँ से लेके आज हिंदुस्तान और जापान का, भारत और जापान का जो रिलेशनशिप है, वर्ल्ड वॉर 2 से जहाँ हम ऑपोजिट साइड्स पे थे, आज एक इतना कमाल का रिश्ता है। इसकी क्या वजह है और इसकी शुरुआत में चलते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है मैम? ये पॉजिटिव होना कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, जो भी बोलिए, हम सोचते हैं कि बहुत डिस्टेंस था, ये हुँ, था, अलग-अलग जगह पे था, कोल्ड वॉर में ज़रूर थे। बट ये नहीं भूल सकते हम कि एक सिविलाइज़ेशनल लिंकेज है इंडिया के साथ, वो है बुद्धिज़्म। अच्छा। बुद्धिज़्म यहाँ से लेके चाइना होते हुए हुँ, जापान पहुँचे, हुँ, और वहाँ के रिलीजन जो प्रिमिटिव रिलीजन था, शिंतोइज़्म करके, जो लगभग हमारा वैदिक रिलीजन के साथ काफ़ी मिलता-जुलता है, यानी कि वो लोग भी फायर को, विंड, ये सब को वो लोग देवता मानते थे। तो वही चीज़ के साथ बुद्धिज़्म वहाँ पे मिल लाइक एक घुल मिल के एक करेक्ट। नया टाइप का एक पीस ओरिएंटेड रिलीजन बना, जो वहाँ पे अभी भी है। और बुद्धा और बुद्धिज़्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सिविलाइजेशनल लिंकेज। हुँ, ये पहला लिंकेज है। सेकंड लिंकेज जो हुआ, वो हुआ आपका वर्ल्ड वॉर 2 का जी। समय, जब हम लोग अपना देश का इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, और वहाँ पे जापान अपना काबिलियत दिखा दिया थे हुँ, वेस्टर्न वर्ल्ड को कि वो लोग आगे बढ़े, हुँ, वो लोग बहुत अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ करें, हुँ, और वो लोग तब जाके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ टक्कर टक्कर। आए, रशिया से वॉर लड़े और रशिया से जीत गए। हमारा देश को ये एक बड़ा इंस्पिरेशन था, हुँ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस चल पड़े, हुँ, फ्रॉम जर्मनी यू बोट लेके चले के एकदम जापान में जाके वहाँ से एक आईएनए का जो हुँ, आर्मी खड़े करके हुँ, सब आए थे। मणिपुर तक जापान पहुंच गए थे हुँ, एज अ पार्ट ऑफ हमारा लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम हुँ, ब्रिटिश रूल का एक वादा देके। तो ये एक था। उससे आइए कि वो वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हुए। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति में थे कि एटॉमिक बॉम्ब, दो एक नहीं, दो दो एटॉमिक बॉम्ब एकदम, इंडिया ये में वाला पहली बार शायद पहली बार, एक और ही होपफुली आखिरी बार। आखिरी बार। एंड वो सब वजह से तब एक डिफीटेड स्टेट का वहाँ पे जो ट्रिब्यूनल बैठे कि उनको ये करने के लिए कि डिफीटेड स्टेट का क्या रिपरकेशन होगा, वहाँ पे हमका राधा विनोद पाल खड़े रहे कि ये बोलें कि नहीं, आपको इतना ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते, लाइक इन द सेंस ही did not accept the kind of punishment that the West was wanting to give to Japan। अच्छा। हाँ, ये बोल के कि एटॉमिक वॉर में जो हुआ है, हुँ, उसमें जो उनका घायल, उनका जो
नुकसान हुआ है, वो नुकसान आप अनपैरेलल्ड अनपैरेलल्ड है, तो आपको इतना ये नहीं दे सकते। तो ये इंडिया ने उस समय पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जहाँ जहाँ पे पनिश नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो इसी वजह से इंडिया का एक अलग स्टेटस हुआ उस समय पे, जो होता है जापान का ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक पोजीशन हुआ, इसमें यूएस के साथ उनका रिलेशनशिप में एक अलायंस सिस्टम हुआ। क्यों? क्योंकि आप हमारा वो जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो एक्चुअली ऑक्युपाइड पार्टी ऑक्यूपेशन ऑफ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ यूएसए कॉल्ड स्कैप, सुप्रीम कमांडर ऑफ एलाइड पावर्स, मैकार्थर थे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली बोला जाता है कि मैकार्थर और कुछ लोगों मिलकर किए, वो जापानी लोगों का कोई इनपुट्स जो दिया गया था वो ज़्यादा माने नहीं। उसमें उन्होंने लिख दिया था आर्टिकल 9, वो एकदम एक वेरी फेमस आर्टिकल है जापान का कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बोला जाता है कि रिनाउंसिएशन ऑफ वॉर, वो ना कोई वॉर करेंगे, ना कोई कभी कोई औजार रखेंगे, वेपन्स रखेंगे। यूएस ने अपनी पावर दिखा के उनके कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लिख दिया, हाँ आर्टिकल 9। क्या है मैम वो आर्टिकल? वो आर्टिकल 9 बोलता है रिनाउंसिएशन ऑफ वॉर। वो रिनाउंसिएशन ऑफ वॉर यानी कि हम ना कोई वेपन्स रखेंगे, ना कोई मिलिट्री होगा, ना कुछ होगा, हम लोग वी आर फॉर पीस एंड कोई हमारे पास में कोई ये सब नहीं है। कोई मिलिट्री नहीं रख सकता हाँ, अपनी। एकदम टू द एक्सटेंट कि इवन वेपन्स कुछ भी नहीं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब ये बन तो गया, तो जापान ने बोला ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा तो प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि टेरिटोरियल स्टेट ऑफ ए टेरिटरी इस प्रोटेक्शन तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक कंट्री के लिए। तो ये टेरिटरी कौन प्रोटेक्ट करेंगे हमारा? तब जाके यूएस जापान अलायंस सिस्टम तैयार हुआ, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं, आज के दिन में हम लोग बोलते हैं जापान का रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, इसका कॉर्नरस्टोन है यूएस जापान अलायंस सिस्टम। अब इस अलायंस में यही होना चाहिए था आज का दिन में कि जापान में कोई आर्मी नहीं है, नहीं, जापान का आर्मी है, वो सेल्फ डिफेंस फोर्स बोला जाता है, बोथ आर्मी, नेवल एज वेल एज एयर फोर्स, सभी जापान एसडीएफ सेल्फ डिफेंस फोर्स बोला जाता है। क्यों सेल्फ डिफेंस फोर्स? इसीलिए क्योंकि सेल्फ डिफेंस फोर्स सेल्फ यानी कि खुद को सिर्फ कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते, तो ऑफेंसिव नहीं हो सकता। आज का दिन में वो भी थोड़ा हट के कलेक्टिव सिक्योरिटी में ऑफेंसिव ले सकते हैं वो। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि कोल्ड वॉर का रेजिम में दो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ। एक हुआ कोरिया वॉर जो 1950s में हुआ। तो कोरिया वॉर में पता चल गया कि जापान को कुछ आप नहीं दोगे तो जापान कैसे खड़े होंगे, सरवाइव करेंगे। तो एक हुआ। सेकेंड हुआ वियतनाम वॉर, जहाँ पे जब अमेरिका रिसीड किए फ्रॉम गिविंग सॉवरेनिटी टू जापान, वो लोग ओकिनावा रखे थे अपना बेस करके, तो उस बेस से काम किए। तो अमेरिकन्स कंटिन्यू टू प्ले। वो 1972 में जाके ओकिनावा हमारे पास हमारे यानी कि जापान के पास वापस दे दिए। लेकिन अभी भी जापान में 4-5 जगह पे अमेरिकन बेसिस है, क्योंकि अलायंस सिस्टम है। एंड जापान का ये है कि टेरिटरी का अंदर जब कुछ होगा तब भी वो लोग आज के दिन में सेल्फ डिफेंस फोर्स कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में 2016 में थोड़ा बदला गया कि जापान कैन ड्यूरिंग एन कलेक्टिव सिक्योरिटी, जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग में जाते हैं, वहाँ पे जापान वेपन्स लेके जा सकते हैं अभी। बट उसमें भी रेस्ट्रिक्शंस है कि टू द एक्सटेंट कि जब लगेगा कि आप ही का ऊपर सिर्फ हमला होने वाला है तब भी आप वेपन को यूज कर सकते हो फॉर सेल्फ डिफेंस। ये सब पाबंदी है, बट इट्स अ बिग प्रोसेस। जब आज की डेट में जापान इतना पावरफुल कंट्री है, इतनी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड है, इकोनॉमिकली इतना कमाल का है, तो ये ट्रीटी अब खत्म क्यों नहीं करता? ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 9 अमेंडमेंट इज बहुत डिफिकल्ट है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द डाइट यानी कि उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम, फॉलोड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द नेशन, रैटिफिकेशन बाय द सिटीजंस ऑफ जापान। मतलब उनके यहाँ एक अमेंडमेंट करने के लिए, जैसे अगर इंडिया में के पैरेलल उसको ड्रॉ करें तो एक इलेक्शन कराना पड़ेगा पूरा। हाँ, लिटरली। एंड 2/3 में उसमें 2/3 आना है। इसीलिए जब बोल तो देते हैं इलेक्शन के टाइम में इसको
लाइक इसको बदलाव लाएंगे, बट अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर उसको ये नहीं किया। और दूसरा, अलायंस सिस्टम क्यों तोड़ना नहीं चाहते? जापान का एडवांटेज है वो अलायंस सिस्टम रख के, क्योंकि वो फिर अपना जो बजटिंग होता है, डिफेंस बजट कम हो सकता है। हालांकि आज के दिन में जापान का जो बजट है इट्स 5th इन द वर्ल्ड, सो वो नहीं है कि कम है, लेकिन एक टाइम था जब इकोनॉमिकली इतना बड़े थे, वो एसेंशियली बढ़ पाए क्योंकि उनका डिफेंस में खर्चा कम नहीं करके नहीं हो रहा था या कम हो रहा था। अमेरिका उनका डिफेंस देख रहा था। अब अमेरिका उनका ऐसा नहीं कि एकदम पूरा डिफेंस देख रहे थे, बट लगभग देखा जाए वो लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 1% सिर्फ खर्च कर सकते थे ऑन डिफेंस। अभी जो इसके लिए अभी बोला जा रहा है कि अभी 2% करो, तो ये है बैकग्राउंड। अब आगे बढ़िए, तो ये जो कोल्ड वॉर चल रहा था तब, क्योंकि जापान अलायंस सिस्टम में था और हम नॉन अलाइन थे, तो हमारे साथ कोई ताल्लुकात इतना नहीं है, और हम इस पीरियड को इसीलिए बोलते हैं डिस्टेंटली फ्रेंडली। ये नहीं कि हम लोग यहाँ से एलिफेंट गया था, उसका नाम था इंदिरा, बच्चे लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि वो अपना वॉर से तभी उठ के चल रहे थे, तो वो सैड स्टेट ऑफ अफेयर, तो बच्चे लोगों को अच्छा लगेगा कि एलिफेंट लेंगे, तो वो था। लेकिन वही था कि ठीक है, आप भी हो हम भी है, लेकिन नथिंग मीनिंगफुल एट दैट। मीनिंगफुल वही बुद्धिज्म टूरिज्म, थोड़ा बहुत जापानीज टूरिज्म, ये सब। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब जापान के लिए दो बड़ा समस्या निकल आए। कोल्ड वॉर खत्म हुआ यानी कि आपका जो सो कॉल्ड जो कम्युनिज्म रीजन फॉर अमेरिका के साथ पाबंद ये रखना इतना इम्पोर्टेंट है, वो कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म ज़्यादा ना पड़े, जापान तक चला आएगा तो फिर क्या होगा, तो वो बंद हो गया, उसका वरी ख़त्म हो गया। और यूएस का ये था कि वो हेगमन बन के बैठ गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये हो गया कि रिपोर्चमेंट कि नहीं, हम एशिया से थोड़ा हट जाएंगे, इतना है। तब जापान को लगा कि हमें तो सिर्फ यूएसए से डिपेंड करके चलना मुश्किल हो जाएगा, तो हमें लोग चाहिए और भी रिश्ता बनाना ज़रूरी है। अब रिश्ता कहाँ बनाए? आसियान का कंट्रीज लगता है बहुत क्लोज है, ये है, बट आसियान का साथ जापान का हिस्ट्री बहुत ख़राब है। उनका जब वो कॉलोनियल मूवमेंट, मिलिट्रिस्ट मूवमेंट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में, दे आर द सफरर्स, तो उन पे एक डिस्ट्रस्ट जो भी बोलिए वो थोड़ा बहुत तो है। लेकिन इंडिया वो जगह पे बहुत ये था, हम लोग बहुत ट्रस्टवर्दी थे, हम खुद ही जापान को बहुत ट्रस्टवर्दी मानते हैं। और तब तक इंडिया का इकोनॉमिक नीड भी बढ़ गया था, क्योंकि हमें जब 1993 में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के लिए सोचे और हम लोगों को वी वर कंडीशन्ड टू ओपन अप द इकोनॉमी, तब पता चला था कि जापान से हम लोग इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आ भी गया था, तो ये सब तो थोड़ा बहुत था। बट जब जापान को लगा कि किसी के साथ संबंध बनाना है, तब हम एक कंट्री थे, ट्रस्टवर्दी बिग कंट्री, और मार्केट सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकली वी वर वेरी सेंट्रल। क्या मतलब हुआ मैम, इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझाएं, ज्योग्राफिकल सेंट्रल होने का क्या मतलब है? जापान एक छोटा द्वीप है, उसका एक आधा देखा जाए तो उसका जैसा रिसोर्सेस बहुत ही कम है, कुछ ना का बराबर है, तो उनको सी साफ सुथरा चलने में कोई मुश्किल ना हो, ऐसा वो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फ्री एंड ओपन नेविगेशन ऑफ द सी चाहिए। ये सी जो है उनका ऑयल जाता है मिडिल ईस्ट से ऑल द वे टू जापान। इस जगह पे आपको 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट ये है, मलक्का स्ट्रेट है, जो जगह पे आपको देखना चाहिए कि वो ओपन एंड फ्री हो। हाँ, नेक्स्ट है आपका ताइवान का एरिया, जो ऑलरेडी अभी वो है, बट उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं था, बट वो तो उनका सी ओपन सी जाने चाहिए। और वो ओपन सी तब भी हो सकता था जब इंडिया एक फलक्रम बने। एंड हमारा इंडियन नेवी बाय 2000 प्रूव कर दिए थे कि पायरेसी को हटा के ये करके वो करके दैट वी वर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द सी। एक जापान का वजह, हमारा वजह क्या था? हमें था कि उस टाइम में इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल नेसेसरी होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन कैपिटल तो था, लेकिन फाइनेंशियल कैपिटल का,
और जापान बैठे थे एक बड़ा कैपिटल का ऊपर। क्यों? क्योंकि तब तक वो लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनका सेविंग्स, कैपिटल सेविंग्स काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे डिफ्लेशन था। तो डिफ्लेशन का माहौल में लोग देखा जाए तो सेविंग्स नहीं होना चाहिए, बट वो लोग सेविंग्स करते गए क्योंकि वही ओल्ड अभी जब पता चल रहा है कि कल्चर है। तो ये सब वजह से गवर्नमेंट के पास काफ़ी, जापान गवर्नमेंट के पास काफ़ी पैसा था। तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ पार्क कर सकते हैं। हालांकि हम लोग लोन लेते हैं विथ ओनली 1% थिंग, बट वो येन लोन होता है। तो वो वजह था कि जापान इंडिया के लिए भी बड़ी अट्रैक्टिव हुआ। इनफैक्ट जब हमारा वो स्टेटस बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो स्थिति पे पहुंचा था, जब हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में चले गए थे और हमें कुछ ये चाहिए, मदद चाहिए था, जापान से मदद मिला था हमें कि हम लोग अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टडी करने के लिए। तो ये सब वजह था कि जापान एंड इंडिया का एक तालमेल बनाना बहुत नीड था और दोनों का एक कॉम्प्लीमेंट्री था कि उनको भी चाहिए था हमें, हमें भी चाहिए था उन्हें। तब जाके यही सोचा गया था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इंडिया में जापान से, और जापान जैसा साउथ ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उसी हिसाब से हमारा इस देश को भी उसी तरह से अट्रैक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एफडीआई आए तो है, आपको पता है, इट्स क्वाइट इन बिलियंस नाउ, इन रुपीज बिलियंस। बट जो चाइना में गया या वियतनाम में आज के दिन में जा रहे हैं या इंडोनेशिया गया, उस हिसाब से काफ़ी कम कुछ भी नहीं है। लेकिन तब था ये इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट यही इकोनॉमिक्स लेके हम चले थे टिल अराउंड 2006। इनफैक्ट 2005 4-5 में जाके फर्स्ट टाइम जॉइंट स्टेटमेंट जो आता था बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, उसमें फर्स्ट टाइम आया था कि स्ट्रैटेजिक होगा। तो उसी जगह से आप देखा जाए तो 2006 जब स्पेशल पार्टनरशिप बना, तो उसी का टाइम में जब हुआ था, वो जगह पे जाके पहला बार स्ट्रैटेजिक यानी कि डिफेंस, यानी कि कैसे ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहना, एक आम आदमी उससे क्या समझे कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अगर कह दिया गया तो इसका क्या मतलब है? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तभी बोला जाता है जब ये दोनों रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी कंपोनेंट होता है कि दोनों सिक्योर कर रहे हो कुछ, आप अपना देश को सिक्योर कर रहे हो, आपका मूवमेंट ऑफ थिंग्स, इसको स्ट्रैटेजिक में बहुत कुछ आ जाता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस, सिक्योरिटाइजिंग द कंट्रीज, दोनों का टेरिटरीज, दोनों का ये आ जाता है। सिक्योरिटी ऑफ क्रिएटिंग सिक्योर्ड रूट्स, सप्लाई चेन, सब कुछ इसमें आ जाता है। स्ट्रैटेजिक यानी कि बहुत कुछ आ जाता है इसमें, टू द एक्सटेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये स्ट्रैटेजिक जो शुरू हुआ 2006 में, ये आगे बढ़ा और 2014 से लेके आज का जो रन है, ये रिलेशन का वजह से वी हैव अराउंड 42 वर्किंग कमिटीज अभी दोनों कंट्री के साथ। उसमें तो जो क्या नहीं है वो ज़्यादा आसानी है बोलने के लिए, देन क्या है, क्योंकि उसमें स्पेस के लिए भी वर्किंग कमेटी है, इकोनॉमिक्स के लिए भी, सेमीकंडक्टर, हर जगह पे स्पेस पे भी साथ में काम कर रहे हैं और सेमीकंडक्टर में काम कर रहे हैं। 6-7 एग्जांपल बताइए मैम प्लीज। कनेक्टिविटी लीजिए, रोड, वाटर, ये रेलवेज, ये तीनों का तो है ही। आपका ये है जो अभी बताया हमने, सेमीकंडक्टर, डिफेंस सेक्टर में बोथ एक्सरसाइजेज एज वेल एज अदर लाइक पार्टनरशिप्स इन डूइंग थिंग्स टुगेदर, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स वो सब में है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में है, स्मार्ट सिटीज़ में है, क्लाइमेट कंसर्न्स का ऊपर है, रिन्यूएबल एनर्जी का ऊपर है। इंडिया जापान न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर डील हो चुके हैं। इसके बारे में बात करेंगे मैम। एक बहुत कम देशों को जापान के साथ एक सीट एट द टेबल मिलती है जहाँ पर वो एक 2+2 डायलॉग जैसा कुछ कर पाते हैं। ये क्या है मैम? ये पूरा 2+2 डायलॉग, एक वीआईपी जो एक ट्रीटमेंट है, ये क्या है मैम एग्जैक्टली? ये एक डिप्लोमेटिक स्टैंड पॉइंट है। इस डिप्लोमेटिक स्टैंड पॉइंट में ये होता है कि जैसा
प्राइम मिनिस्टर्स मीट करें उसको हम समिट मीटिंग बोला जाता है। जी। उसका नीचे होता है यूजुअली फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हम्म। और डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। हम्म। ये दो जो होता है ये 2+2 बोला जाता है। अच्छा। तो ये चीज़ जापान और इंडिया का बीच में था। हम्म। जापान एक टाइम में रशिया के साथ ये कर रहे थे, समिट मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अभी रशिया के साथ बंद हो गया है सिंस द यूक्रेन इशू। हम्म। तो अभी देखा जाए तो इंडिया के साथ है, आसियान कुछ कुछ कंट्रीज़ के साथ ये लोग आगे बढ़े हैं इस सब में, लेकिन इंडिया और जापान का ये जो समिट लेवल मीटिंग वो लोग एकदम जॉइंट स्टेटमेंट लिखित में हुआ था कि हर साल एक समिट मीटिंग होगा ऑल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड होस्ट करेगा कभी जापान। जापान ऑल्टरनेटिंग। ये एक्चुअली बंद हुआ 2019 में जब असम में होने वाला था, बट हम लोगों का असम का इशू बना था तब वो CAA, तो इसी वजह से हो नहीं पाया। तो 19 नहीं हुआ, 20th नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, 21st नहीं हुआ, 22nd किशिदा तब नया प्राइम मिनिस्टर होके यहाँ पे आए थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तब उन्होंने एक न्यू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो एबे का था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उससे आगे बढ़ा के न्यू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का एक विजन स्टेटमेंट यहीं पे बैठ के दिल्ली में उन्होंने अनवेल किए थे। ये उनका काम हो गया 2022। अनफॉर्चुनेटली उसका बाद थोड़ा वो उनका डोमेस्टिक इश्यूज थे, किशिदा हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जा नहीं पाए, और अभी अगस्त महीना में प्राइम मिनिस्टर मेड ए ट्रिप टू जापान बिफोर गोइंग टू चाइना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह ये है कि चाइना जाने का पहले जापान जाके वहाँ पे नॉट ओनली जॉइंट स्टेटमेंट बट एक डिकेड लॉन्ग विजन जॉइंट विजन फॉर डिकेड, दोनों स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्लस सिक्योरिटी का एग्रीमेंट जो था उसको बढ़ाया, सब तीनों चीज करके फिर चाइना गए। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे रिफ्रेम करके पूछूंगा, जो लास्ट समिट हुआ है, लास्ट इसी साल हुआ है, इसी साल 2025 में जो समिट हुआ है, इसमें एक 10 साल के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया वो जॉइंट स्टेटमेंट क्या है मैम, इंडिया और जापान की तरफ से? ये जॉइंट स्टेटमेंट नहीं था, ये एक डॉक्यूमेंट है जी। इस डॉक्यूमेंट में वेरियस हेड्स पे है, जैसे फॉर इंस्टेंस 2-3 चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंटली है कि हम सप्लाई चेन कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन इन विच कोई प्रॉब्लम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना हो, इसका कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। सेकंड है स्किल माइग्रेशन कैसे होगा, हम लोग का उनका एक ये है कि 55,000 स्किल माइग्रेंट्स शुड बी एबल टू इन जापान में जाके रहने लायक नौकरी रहे, ये करने का उनका इरादा है। सो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी जो एक पिलर होता है इन एनी रिलेशनशिप, वो जापान के साथ काफ़ी पुअर बोलना चाहिए, काफ़ी धीमी चल रहा था, उसको वो लोग काफ़ी मतलब गवर्नमेंट का एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन पीपल टू पीपल एंगेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं। जैसा हायर एजुकेशन में वो लोग चाहते हैं आज के दिन में इंडिया जाए, हायर एजुकेशन इंडियन जाए, क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी चलने के लिए चाहिए। लेकिन हम इंडिया इज़ वेस्ट ओरिएंटेड। एक सेकेंड, एक टाइम था जापान में इंग्लिश में कोर्सेज नहीं थे, लेकिन आज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अंग्रेजी का कोर्सेज है, लेकिन उसका यहाँ पे जानकारी कम है। तो ये सब बढ़ाने का उन लोगों का बहुत ही एक ये लिए है, स्थान लिया है कि इसको बढ़ाना है। तो ये एक है 55,000 स्किल्ड वर्कर्स एंड ओवरऑल 5 लाख मूवमेंट ऑफ जापान एंड जापानीज एंड इंडियन होना चाहिए। ये ओवरऑल मतलब जापान से इंडिया भी आए वो भी इंक्लूडेड है इसमें? हाँ, अच्छा, वही में इंक्लूडेड है। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा, इसको हम निकाल पाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू फॉर्म्स ऑफ ये स्पेस, ये सब इस विजन डॉक्यूमेंट में है। इनफैक्ट ये विजन डॉक्यूमेंट देखने से जो अच्छा लगता है कि जैसा वाटर ट्रीटमेंट, कैसे पोल्यूशन को हटाएं वाटर से, जो वहाँ पे छोटे छोटे प्रिफेक्चर्स जो है वो लोग ये टेक्नोलॉजीज को काबू कर लिए हैं, हाउ टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट, ये सब इसमें लिखा गया है। तो इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक, और इसको सच में हम लोग कर पाएँ तो हमारा ग्रोथ वुड बी बोथ नॉट ओनली रैपिड
इट विल बी न्यू टाइप ऑफ ग्रोथ जहाँ पे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे पोल्यूशन भी उतना ही आगे बढ़ रहा है, ये ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा तालमेल करके, और जो सबसे बड़ा बढ़िया चीज़ जो लगता है मुझे जापान और इंडिया रिलेशन में, हम लोग मेक इन इंडिया करें, वो लोग इमीडिएटली वहाँ पे कैसे जापान इसमें घुस सकते हैं मेक इन इंडिया में। अच्छा, वो ये सुनते हैं कि सुन मेक इन इंडिया का कुछ भी होने वाला है तो दे वांट टू बी अ पार्टनर। पार्टनर इन दैट। तो मेक इन इंडिया, विकसित भारत, ये सब पे वो लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन में कैसे वो लोग आके यहाँ पे कुछ करे, या यहाँ से लोग जाके वहाँ पे सीख के आए। आज के दिन में बुलेट ट्रेन जो होने वाला है, ह्यूज स्किल डेवलपमेंट चल रहा है फॉर द इंजीनियर्स एंड ड्राइवर्स जो ड्राइव करने वाले हैं बुलेट ट्रेन। तो ये तो है, लेकिन ऑब्वियसली जो स्केल में हम लोग करने से लोगों का पास दिखाई देगा, उस स्केल में नहीं है। वन, सेकेंडली जापानीज जब कुछ काम करते हैं ना, ज़्यादा इसको लेके ढंडोरा नहीं पिटाते, हल्ला नहीं करते। तो आई फील, मैं तो हर टाइम बोलती हूँ थोड़ा हल्ला भी करना चाहिए। तो ये एक वजह है। एक इसी में से एक छोटा सवाल और पूछता हूँ आपसे, फिर हम आगे चलेंगे। इंडिया जापान साथ में स्पेस में क्या काम करना चाह रहे हैं? कोई स्पेसिफिक चीजें हैं? हाँ, चंद्रयान 5 जो है उसमें हम लोगों का कोशिश है कि दोनों का इकट्ठे टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ करें। जापान का एडवांसमेंट इन स्पेस इज डेब्री कलेक्शन। अच्छा। वो डेब्री कलेक्शन में बहुत आगे है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दिस टेक्स केयर ऑफ इन ए सेंस कि आउटर स्पेस का भी ये सफाई हो जाना। तो इसमें हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग भी कुछ कर सके, इकट्ठे लाइक टेक्नोलॉजिकली उनसे कुछ लेके कुछ हो सके। तो देयर इज एंड उन लोगों का जो हमारा चंद्रयान में जो एडवांसमेंट है, वहाँ पे तो हम लोगों का कुछ जगह पे कमी है। ये एडवांसमेंट को हम लोग कैसे पकड़ के हमारा ह्यूमन स्किल्स को उस लेवल पे पहुंचा सके, दैट इज द अप्रोच दैट इज नीडेड। एंड कर रहे हैं, लाइक ये नहीं कि कर नहीं रहे, बट वही मैं बोल रहा हूँ, जो स्पीड में होना चाहिए या जो एफर्ट देना चाहिए, शायद उस कहीं पे एक कमी हो रहा है एट द ग्राउंड लेवल। मैम, अब चलते हैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर मूव्स की तरफ कि क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर सबसे बड़ी चीज, जो सबसे ज्यादा जिसकी ब्रांडिंग हो रही है, सबसे ज्यादा न्यूज में है, वो है बुलेट ट्रेन, जितना हम समझते हैं। मैम, बुलेट ट्रेन की कहानी जापान इंडिया के साथ ये प्रोजेक्ट करेगा, ये कहाँ से शुरू होती है? उन्होंने अपने लिए तो बना ली, इंडिया के लिए बनाएगा, इंडिया को इस तरह से सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली भी, स्किल वाइज भी, ये कहाँ से शुरू होता है? बुलेट ट्रेन का एक हवा भी चला था, क्योंकि इंडोनेशिया भी बुलेट ट्रेन कर रहे थे, एंड वो लोग चाइना से हेल्प ले लिए थे। अल्टीमेटली की लगा कि जापान को मिलेगा, जापान को नहीं मिला, चाइना को मिलेगा। तब इंडिया ने प्रपोजल रखे कि हम लोग बुलेट ट्रेन करना चाहते हैं, एंड एज द फर्स्ट मोड अहमदाबाद टू मुंबई। ये प्रपोजल लेवल में हुआ, हमें बहुत अच्छा वो लोग पैसा भी दिए, सब कुछ हो गया था। बट बीच बीच में इसका भी थोड़ा प्रॉब्लम्स हुए थे, स्पेशली लैंड एक्विजिशन में। लैंड एक्विजिशन जापान के लिए एक, हर टाइम वो लोग कोई भी प्रोजेक्ट में आते हैं, वो रोड बोलिए, पोर्ट्स बोलिए, रेलवेज, हमारा इंटरनल प्रॉब्लम, बट उनका पैसा अटक जाता है, टाइमलाइन नहीं मीट करता। जापान के लिए टाइमलाइन मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो रीनेगोशिएटेड टाइमलाइन में हम अब चल रहे हैं यहाँ पे। तो बुलेट ट्रेन का ये है। अब ये है कि बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई का बुलेट ट्रेन इज जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट। ये सेगमेंट सिर्फ होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये सेगमेंट से हम लोग कितना इंडिजिनाइज करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसी वो है गेम चेंजर। वो है गेम चेंजर। और वो गेम चेंजर में आज के दिन में जो अमाउंट ऑफ ये चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, और जैसा तालमेल रख के दोनों साइड से काम हुआ है, वो टेक्नोक्रेट्स, सुपरवाइजर लेवल पे, टू द एक्सटेंट ऑफ इंजीनियर्स एंड इंजन ड्राइवर्स, जो चल रहा है, मेरे को लगता है कि अभी इसमें बहुत कुछ आगे बढ़ेगा बुलेट ट्रेन। इस बुलेट ट्रेन से विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि बुलेट ट्रेन बनती कैसे है, बुलेट ट्रेन चलती कैसे है, बुलेट ट्रेन को मेंटेन कैसे करना है, उसके इकोनॉमिक फायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ हमें इससे समझ में आ जाएगा। हाँ, और सेफ्टी सब कुछ। हाँ, और तब तक हम ये काबिलियत डेवलप करें कि हम इसे रेप्लिकेट कर सकें अपने देश में खुद से। एग्जैक्टली, यही बुलेट ट्रेन का हमारा जो फुटप्रिंट है, यही चाहते हैं हम लोग हो जाए। दिल्ली मेट्रो के लिए भी जापान ने बहुत सहयोग किया था हिंदुस्तान का। इनफैक्ट दिल्ली मेट्रो प्रोबेबली
सबसे ज़्यादा रिकॉल वैल्यू होता है जब हम लोग बोलते हैं कि एक आदमी को पूछो कि आपको लगता है क्या है जापान क्या किए हैं हमारे लिए। करेक्ट। दिल्ली आज के दिन में बैंगलोर आज के दिन में कलकत्ता में भी वो लोग बोल रहे हैं मेट्रो सिस्टम। जापान से जो चीज़ जो पैसा आता है उनका एक एजेंसी होता है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। करेक्ट। वही तो एजेंस जीका। जाइका, हाँ, हम लोग जीका जीका भी बोल सकते हो आप। करेक्ट। हम जनरली इंडिया में हम लोग जाइका बोलते हैं इसको। जी। ये जाइका है जो डिस्पर्सिंग एजेंट होता है और वो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एजेंट भी होता है। एंड ये उन पैसा वहां से आपको तक पहुंचाता है आप और देखता है कि पैसा सही यूज हो से रहा है। यूज़ हो रहा है, मॉनिटरिंग इन द सेंस उनका मॉनिटरिंग क्राइटेरियाज भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस, कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, उसका क्या है, सब कुछ उनका एक होता है। तो कितना मतलब वो आपके देश में पैसा देके और आपके देश की एनवायरनमेंट का, वहां के लोगों का भी ख्याल रखते हैं ख्याल वो। रखने का कोशिश बहुत करता ही है। खूबसूरत माइंडसेट है ये। हाँ, करेक्ट। ये हाँ, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि जाइका से जो भी जापान से आ रहा है, लगभग हमारे पास में लोन आ रहा है 33 इयर्स का बाद, लोन रिपेमेंट कंडीशंस एंड ऑल दैट, एंड इट इज़ एन येन लोन। तो येन अप्रिशिएट करेगा और रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो हम लोग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। करेक्ट। लेकिन इतना लॉन्ग ड्रॉन है तो हम लोग यही और सोचते बहुत हैं ही कि कम इंटरेस्ट रेट। कम इंटरेस्ट, तो 0.1% का इंटरेस्ट रेट, बट ये याद रखना चाहिए ये ग्रांट नहीं है, ये लोन है। लोन। जो जनरली जो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी पैसा जो आ रहा है आजकल, काफ़ी लाइक देखा जाए तो ग्रांट में थोड़ा आगे है। जी। तो ये लोग आजकल बहुत चर्चा में है। लेकिन जापान का जो लोन आता है उसका जो रीपेमेंट कंडीशंस होता है इतना लिबरल है, इतना निगोशिएबल है, एंड डेफिनेटली डेट ट्रैप में कभी भी आप पड़ ही नहीं सकते उस। नॉट लाइक चाइना जो लोगों को हाँ, फंसा रहे हैं। फंसा रहे हैं। उसका किया हुआ हर डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिकली स्ट्रैटेजिक, करते हैं। हाँ, वो नहीं है, वो खुद का नहीं है, वो रैदर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विथ ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस। इसीलिए जैसा अब नॉर्थ ईस्ट में आजकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो लोग एजुकेशन का भी देख रहे हैं, स्किल्स जैसे स्कूल्स के बैम्बू इनिशिएटिव करके मैं वहाँ नॉर्थ पे ईस्ट जाने को बैम्बू। चलेंगे, सॉरी, वो अच्छा, पूरे टॉपिक भूल हाँ, जाता हूँ। दिल्ली मेट्रो के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, दिल्ली मेट्रो आप देखिए जब शुरू हुआ था तब इनफैक्ट आज के दिन में जो बुलेट ट्रेन के इंजन ड्राइवर्स जा रहे हैं, काफ़ी लोग दिल्ली मेट्रो के इंजन ड्राइवर्स हैं जो फर्स्ट राउंड जापान गए थे दिल्ली मेट्रो चलाने के लिए, अब जा रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। ये भी एक आध स्टोरीज हैं। इंटरेस्टिंग जो है दिल्ली मेट्रो के बारे में वो था कि फॉर द फर्स्ट टाइम ग्राउंड लेवल में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लगा कि अरे हमें हेलमेट भी पहनना पड़ेगा और ग्लव्स भी डालना पड़ेगा, अच्छा। जो था ही नहीं हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो वो इन लोगों से शुरू हुआ। जापान की देन है। जापान की देन, यानी जापान का पैसा जब आया, वही मैं बोल रही हूँ जायका का देखिए कितना क्लोजली ऑपरेट करते हैं ये लोग। तब उनका सेफ्टी मेजर्स में ये सब था कि हेलमेट पहनो, शूज़ पहनो, ग्लव्स पहनो। तो वो यहाँ पे बोले कि आपका लोगों को भी करना पड़ेगा ये। करेक्ट। तो ये जो शुरुआत हुआ आज के दिन में आप देखेंगे कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक हेलमेट और एक जूता और ग्लव्स पहन के ज़रूरी है। ये देखा जाए तो वहीं से शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो, और मेट्रो लाइन का जो हमारा सबसे बड़ा बड़ा दिल्ली मेट्रो के साथ हुआ कि वो टाइमलाइन मेंटेन करके एक लाइन को ओपन किया, ज़्यादा इधर उधर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसी के साथ हम लोग अपना फ्लाईओवर्स भी करें साथों साथ। ये जो डबल ट्रैक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस जो किए हैं, ये एक मॉडल बन गया है जो हर स्टेट्स में अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। मेट्रो भी साथ में बनाते जाएं और फ्लाईओवर्स तो रोड पे से आपकी जो कंजेशन है उसको कम करने के लिए। हालांकि इंडिया में आजकल दिल्ली में एटलीस्ट हम लोग बोल रहे हैं जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हाल और बुरा ही होता है अगर ये चीज़ नहीं होती तो। एग्जैक्टली। इंडिया और जापान जो नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, जो उस रीजन में कर रहे हैं, वो किस वजह से मोटिवेटेड है? चाइना को दिमाग में रख के क्यों कर रहे हैं? और एग्जैक्टली इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोग क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बना रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम काउंटर कर सके चाइना को, अगर हम चाइना को काउंटर करने के लिए ही कर रहे हैं तो ये जानना चाहता हूँ। दो साइड का है। मैं पहले जापान का साइड से बोल देती हूँ कि किस लिए। जापान जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ये हुआ, उसमें एक और चीज़ होने लगा,
जो प्रोडक्शन नेटवर्क है हम्म, वो शिफ्टेड टुवर्ड्स द आसियान, चाइना बेस्ड, जापान, कोरिया, ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी नेटवर्क बना। जी इस प्रोडक्टिविटी नेटवर्क को जापान, क्योंकि चाइना का स्टैंड बदला फ्रॉम पीसफुल राइजिंग, शी जिनपिंग का जो अप्रोच था थोड़ा एग्रेसिव चाइना बना, जापान के लिए ये डेफिनेटली काउंटरिंग मेजर्स कंसर्न हो गया, और काउंटर मेजर्स करने के लिए उनका एक विजन निकाला, वो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक किस किस तरफ से? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो सिंपल है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। कैसे होगा प्रॉस्पेरिटी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। और जापान का एड पॉलिसी मोर और लेस डेवलपमेंटल एड पॉलिसी बन गया है कि कोई देश में जाए वो डेवलप भी करे और वो जापान के लिए फ़ायदा भी हो। करेक्ट। ये वजह से हम लोग का जो अभी तक एड आ रहे हैं इंडिया में, वो उनका भी फ़ायदा तो है ही, ये नहीं कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक डेवलपमेंटल कंसर्न था। लेकिन जब राइजिंग चाइना के साथ इसको दिया जाए, देखा जाए, तो एक चीज़ जो निकल के आता है वो है कि ऑल्टरनेटिव्स चाहिए हमें टू व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना मेकोंग रीजन में काफ़ी इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, म्यांमार को ले लिए थे हाथ में, थाईलैंड को कोशिश कर रहे थे। तब जापान ने सोचा कि नहीं, हमें भी कहीं पे होना चाहिए। तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव। ये नॉर्थ ईस्ट अट्रैक्शन सिर्फ जापान के लिए नहीं, हमारा पॉलिसी भी बदला था। एज सून एज इंडिया सेड कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में घुसे हैं हम और वी विल लुक एट ईस्ट, जापान उसको पकड़ में लेके उन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जाएंगे। क्यों नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट से देखा जाए तो मणिपुर से लेके वियतनाम एक लैंड रूट बन सकता है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन हैपन। ये मूवमेंट ऑफ गुड्स विल हेल्प नेबरिंग कंट्रीज लाइक भूटान एंड नेपाल, बिकॉज वो कनेक्ट कर सकते हैं। उस साइड में देखा जाए तो देयर इज ऑलरेडी अ प्लान फॉर अ नेटवर्क जो नॉर्थ ऑफ इंडिया से घुस के सीधा प्लेन्स ऑफ इंडिया से लेके कनेक्ट करेंगे। अब ये जो जगह पे नॉर्थ ईस्ट का जो हमारे लिए देश के लिए सबसे था वो चिकन नेक का जो प्रॉब्लम है, ये चिकन नेक प्रॉब्लम को जैसे चिकन नेक यहाँ से मेनलैंड इंडिया से नॉर्थ ईस्ट जाने का आने का जो प्रॉब्लम है, इसको आप काट के आप सीधा नॉर्थ ईस्ट से लेके सिलेट यानी कि बांग्लादेश एंट्री करके फिर थाईलैंड जाके वो एक हमारा ट्रायंगुलर ट्राईपैट्रेट रोड कनेक्टिविटी के लिए भी हम लोग पहले बात चल रहा था विद म्यांमार एंड थाईलैंड। अभी म्यांमार एंड थाईलैंड के साथ अभी अनफॉर्चुनेटली तो जापान का विजन था कि कैसा तैसा बे ऑफ बंगाल को फ्री रखें, क्योंकि वो मलक्का स्टेट को जा सकता है। हमें सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में सारे कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट करने नहीं देते हमारे कंट्री। जापान इज वन ऑफ द रेयरिटी, वी ट्रस्ट देम। एंड ये देखिए, एलिफेंट इन द रूम तो चाइना है ही। चाइना अरुणाचल प्रदेश का आसपास वो दोकलम तो हुआ था वहाँ पे तो हमें पता है क्या चल रहा था। तो इसको साइलेंटली काउंटर करने के लिए जो चाइना ज़्यादा हवा नहीं कर सके, यूनाइटेड नेशंस या खुद का कुछ ये नहीं बोल सके, हम लोग साइलेंटली करने का ये एक तरीका था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में करवा दीजिए। नॉर्थ ईस्ट हैड नॉट डेवलप्ड एज मच एज द मेनलैंड। तो ये एक पॉलिटिकल करेक्शन भी होता हमारे डोमेस्टिकली एज वेल एज जापान का इंटरेस्ट था। तो इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू हुआ। नॉर्थ ईस्ट कैन बिकम ए हब देखा जाए फॉर टिल वियतनाम कि वहाँ। तो ये वाला चीज़ जो है कि नॉर्थ ईस्ट को हब बना दे, नेपाल और भूटान इसको यूज़ करे, इट seems to be allowing for growth of a alternative region to the mainland India region. तो यही था मतलब ये motivation from Japan and India. India के लिए domestically it is very important to integrate Northeast because and integration of Northeast का मेजर इम्प्लीकेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ पे इकोनॉमी इतना पुअर है कि इसको बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और ऑलवेज रोड्स करके चल रहे थे, बट अभी जाके
आइडेंटिफाइड हुआ है कि वाटरवेज को भी यूज़ करना चाहिए वहाँ Correct. की। तो ये दोनों जगह पे जापान का हेल्प बहुत ज़रूरी है। जापान का खुद का इनलैंड वाटरवेज यूज़ करते हैं फॉर लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन जापान। उसी फ्रेमवर्क को यहाँ पे लाने का कोशिश। और जब ये शुरू हुआ था 2020 में, इनफैक्ट 2022 में बड़ा करके एक बे इनिशिएटिव करके त्रिपुरा अगरतला में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जब बांग्लादेश से सब लोग बाई रोड आए थे ये प्रूव करने के लिए कितना क्लोज है त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। अनफॉर्चुनेटली 2023 में जाके 24 में जाके उनका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया इंटरनली, उसका वजह से ये बंद पड़ा है। लेकिन बहुत फ्यूचर है इस चीज़ का। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ये सिर्फ रोड, रेलवेज, रोड्स एंड पोर्ट्स नहीं है। इसमें एक बड़ा अप्रोच लिया जा रहा है एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। ये सब जगह पे जापान एड कर रहा है, जापान का एक्सपर्टाइज आ रहा है। इनफैक्ट बैम्बू इनिशिएटिव एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके बैठे हैं ये लोग वहाँ पे, जहाँ पे वो बैम्बू बेस्ड क्या क्या हो सकता है विच कैन काउंटर प्लास्टिक्स। वाओ। सो एनवायरमेंटल कॉन्शियस बैम्बू प्रोडक्शन है ही वहाँ पे, तो ये जापान कोशिश करें कि बैम्बू से हम प्लास्टिक को कैसे कैसे करें नॉर्थ ईस्ट में। फिर नॉर्थ ईस्ट में कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो जापान में बहुत खाया जाता है, लाइक मशरूम्स है, सिताके है। ये कोशिश ये भी रहेगा कि उसका एक कल्टीवेशन शुरू करवाएं, उसका वेयर हाउसिंग करें और फास्ट मूवमेंट, क्योंकि फार्म प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, तो फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए वो रोड सिस्टम बन जाएगा, तो वो बहुत बढ़िया से काम करेगा। बट ऑफ कोर्स अभी इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल्स ऑफ कंट्री लाइक बांग्लादेश, अभी थाईलैंड में भी कुछ अभी उतना स्थिति अच्छा नहीं है। कंबोडिया में अभी स्थिति अच्छा है, बट कम रुका हुआ है या काम बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं? नहीं, कुछ जगह पे तो रुका हुआ है, स्पेशली म्यांमार का साथ जो मणिपुर से होते हुए ट्राई लैटरल रोड जो बन रहा था बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, IMT बोला जा रहा था, वो तो एकदम बंद है। हाँ, 70% होके 30% जो म्यांमार से जाने वाले रोड्स हैं वो बंद पड़ा है, वो आगे नहीं बढ़ा पाया बेसिकली। नहीं, चाइना नहीं, म्यांमार खुद का हाथ है। उनका जो अभी मिलिट्री रेजिम है वो वहाँ पे जायका को वर्क करने तो दे रहे हैं, बट ये कनेक्टिविटी कितना करने देंगे आज के दिन में मुश्किल है। हमारा देश के साथ में उनका ताल्लुकात थोड़ा ऊपर नीचे है। तो एक जो सवाल मुझे आपसे पूछना है वो है, ये मुझे भी इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बस मैंने सुना है, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे समझाएंगे क्या है। $75 बिलियन करेंसी स्वैप लाइन, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है और ये क्या है मैम एग्जैक्टली? ये काफ़ी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं इस टाइप का। दिस इज़ बेसिकली गारंटिंग कि आपका जब पैसा आपका जो दो सपोज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है उसमें जो मूवमेंट होगा ये इसका एक सपोर्ट दिया जाता है फ्रॉम ए कंट्री विच इज़ मोर कैपिटल रिच। सो इट्स ए काइंड ऑफ कंफर्ट जोन फॉर यू। क्रेडिट कह सकते हैं इसको? क्रेडिट कह सकते हो आप, जो ज़रूरत पड़े तो। जी। It's a very technical thing. It is an assurance of a kind, but it truly doesn't have common citizen के लिए वो कोई वैल्यू नहीं है। मैम, न्यूक्लियर पैक्ट के बारे में आपने कुछ मेंशन किया था, क्या एग्जैक्टली हिंदुस्तान और भारत और जापान का न्यूक्लियर डील क्या है मैम, और किस लेवल पे काम कर रहे हैं? न्यूक्लियर डील, सिविल न्यूक्लियर डील, सिविल यानी कि इट वाज नॉट गोइंग टू बी यूज फॉर एनी डिफेंस पर्पसेस। सिविल होता है यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दैट इज द रीजन व्हाई। एंड न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इट इज़ पोल्यूशन फ्री। तो यही वजह हो जाता है न्यूक्लियर के ऊपर हिलने के लिए हर टाइम। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है सेफ्टी की, कितना
जैसा फुकुशिमा डिज़ास्टर में पता चला कि लीकेज था, वो पूरा सी में चला गया एंड ऑल दैट जो होता है लीकेज, न्यूक्लियर लीकेज कैन बी वेरी वेरी रेडिएशन, ये सब कैन बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। तो इसी वजह से न्यूक्लियर को लेके जब भी काम कुछ होता है, ये सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया के साथ जो हुआ, ये एक जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सॉरी है हिस्ट किसी के साथ नहीं की है ये नहीं, नॉन एनपीटी कंट्री हाँ वही, हम लोग एनपीटी नहीं साइन किए हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट इज बेसिकली हम लोग ये बोलते हैं कि हमारा राइट है टू हैव न्यूक्लियर। एंड जापान का एक मुद्दा पे वो लोग एकदम स्थित है कि वो एनपीटी नहीं होने से हम साइन नहीं करेंगे। ऐसे ही चल रहा था, लेकिन देखिए कैसा अलायंस सिस्टम वर्क करता है। अप्रैल महीना में बिल क्लिंटन आके न्यूक्लियर सिविल डील करा के चले गए विथ इंडिया, निकल गए वो। तुरंत 6 महीना के बाद हम लोगों के साथ जापान का न्यूक्लियर डील हो गया। अब क्यों ज़रूरत था न्यूक्लियर डील? जब यूएसए ने इंडिया के साथ कहा, जो भी न्यूक्लियर ट्रांसफरेबल टेक्नोलॉजी था, इसमें काफ़ी चीज़ जापान का कंपनीज का इक्विपमेंट्स ये सब थे, जो पार्ट्स ये। तो इफ़ आपको टेक्नोलॉजी मिल रहा है और उसको आप यूज़ करना चाहते हो, तो जापान ना यूएस हाँ में बन नहीं रहा था, मतलब था इक्विपमेंट इन द सेंस कि हाँ कुछ ये। तो इफेक्टिवली न्यूक्लियर वो जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर, ये सब में बहुत सारे चीज़ें जापान के थे। तो इसीलिए जापान का न्यूक्लियर डील बहुत ज़रूरी था और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। तब जब जॉइंट स्टेटमेंट होता था, जॉइंट समिट मीट होता था, हर टाइम बोला जाता इस बार पक्का होगा, इस बार पक्का होगा, लेकिन नहीं हुआ जब तक ना अमेरिका ने डील किया। और अमेरिका का डील के बाद ऑब्वियसली प्रेशर पड़ा उनको भी डील एक्सेप्ट करने के लिए। अभी न्यूक्लियर डील है हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली मेरे को लगता है उस डील के बाद हम लोग इस जगह पे ज़्यादा अटेंशन नहीं है। हो सकता है पॉलिसीज़ में, ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में हम लोगों को और जगह पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो इसी वजह से आज के दिन में कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि इस डील के बाद हम लोग बहुत कुछ कामयाबी मिला है इन न्यूक्लियर प्लांट्स एंड ऑल, बट टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प तो मिलता है जापान से। हम आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो है, माउंट फ्यूजी मीट्स वाराणसी, क्योटो और वाराणसी पार्टनर सिटीज हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है मैम, ये एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है और ये क्या हो रहा है मैम? ये एक अच्छा डिप्लोमेटिक स्टैंड लिए हैं हम लोगों ने कि देखिए, हम पहले शुरुआत में बोले थे 1 to 1 ट्रैक 1, जहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। अब हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट्स आर इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, तो स्टेट का खुद का एक पावर होता है कुछ करने के लिए। जापान में प्रीफेक्चर्स आर मोर और लेस अलाइंड विद द सेंट्रल कॉज, लेकिन जापान का हर प्रीफेक्चर में खुद का एजुकेशनल, यूजुअली एक यूनिवर्सिटी मिलेगा आपको, कुछ जगह पे आपका कंपनी के ये बड़े बड़े कंपनीज उनका हेड ऑफिसेस होंगे, ऐसा प्रीफेक्चर्स है। तो एक प्रीफेक्चर जब बोलता है कि उसके साथ इसके साथ हम लोग लिंक कर रहे हैं, तो इसमें पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है। It's a kind of a reassurance of the central level negotiation to a thing. इसमें ये जो लैंड एक्विजिशन ये सब चक्कर में जो टिपिकल सेंटर कुछ नहीं कर सकते, वो स्टेट का काम हो जाता है। ये सब जगह पे ऐसा प्रीफेक्चर लेवल में आपका जापान का प्रीफेक्चर हमारा स्टेट का रिलेशनशिप हो, सिस्टर सिटी जैसा मुंबई का है विथ योकोहामा, आज के दिन में हैदराबाद के साथ यानी कि आंध्र प्रदेश के साथ ये शिजुओका, ये सब जो बन रहा है, ये एक्चुअली एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है टू द बिगर कॉज जो आप करना चाहते हो। एंड जो हम बोलते हैं जितना आप इंटीग्रेट करेंगे, जिस लेवल पे आप इंटीग्रेट करेंगे, आज कल्चरली बोलिए जब ये सिस्टर सिटीज़ बन गया, या बनारसन, ये फूजी, ये क्या होता है फिर वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे कुछ कल्चर ये प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोग भेजते हैं अपना प्रोग्राम्स। आज का दिन में इंडियन एम्बेसी का थ्रू इतने सारे कल्चरल ट्रूप्स जाते हैं कि इंडिया का जो रिच कल्चर है, वो एक एक्सपोजर जो जापान को मिलता है वो अमेजिंग है। वो लोग तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनका सोसाइटी काफ़ी यूनिटरी है या होमोजीनियस है, एक ही टाइप का है, तो उनका इतना डाइवर्सिटी उनको समझ आना
उसमें काम करना तो दूर की बात है, समझ आना ही मुश्किल है। तो ये सब एक्चुअली हेल्प करता है उसका। एंड काफ़ी टाइम कुछ कुछ जगह पे तो ये भी है कि फार्मिंग लेवल पे भी कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ तरीके प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स में एक काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ये सब होता है, जिसमें दोनों तरफ से फ़ायदा हो सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये इनिशिएटिव एक्चुअली वो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना उसके बाद ये सब इनिशिएटिव बना। और रिसेंटली तो एम्बेसी का जो भी ये जाते हैं एम्बेसडर जाते हैं, इंडियन एम्बेसडर टू जापान, वो लोग तो हर प्रीफेक्चर में कोशिश करते हैं जाके गवर्नर से मिले, उनके साथ ताल्लुकात बनाए, उनके साथ यहाँ पे कोई स्टेट के साथ लिंकेज करना। या और हमारा आजकल काफ़ी अभी भी रिसेंटली आई थिंक मिज़ोरम का मिनिस्टर गए हुए थे जापान में यही करने के लिए कि कोई मिल जाए कोई। इट्स अ वेरी गुड सेकेंड राउंड ऑफ पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनता है फिर इसका। तब एक सवाल दिमाग में आ रहा है, इंडिया जापान नेवल एक्सरसाइजेज जो हैं, नेवी का जो एक रिश्ता है वो भी दुनिया बहुत गौर से देखती है। मैम क्या है ये रिश्ता, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तो हम लोग मालाबार एक्सरसाइज करते हैं जी और एक इंडिविजुअल बाइलैटरल। मालाबार एक्सरसाइज में आपको पता है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ते हैं, सिंगापुर भी जुड़ रहे हैं। ये जब भी मालाबार एक्सरसाइज होता है चाइना प्रोटेस्ट करते हैं। उसको चाइना को तकलीफ है, इंडिया तक जापान और के साथ हाँ, बातचीत। वो बेसिकली एक एक्सरसाइज होता है जहाँ पे आप बेसिकली ये एक्सरसाइज में क्या होता है, आप लोग दोनों एक ऑपरेशनल आंसरेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो मिल जाता है कि दोनों लोग ऑपरेशंस में इकट्ठे करके क्या हो सकता है कि कम्युनिकेशन लिंकेजेस बनता है, एक फीलिंग ऑफ वननेस बनता है उसमें। तो ऑब्वियसली आज के दिन में ये पीसफुल है। एक्सरसाइजेस जो कराया जाता है वो तो ऑब्वियसली Practice है। प्रैक्टिस है, लेकिन जब बाई चांस ज़रूरत पड़े तो तालमेल जितना अच्छा आएगा। HRD ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस, ये एक एरिया में बहुत अच्छा काम होता है। इनफैक्ट वो जो क्वाड आजकल हम लोग बोलते हैं, अमेरिका जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मिनी लैटरल है, उसका तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस। ये सब जगह पे जापान आगे है क्योंकि उनका कंट्री जो अर्थक्वेक Earthquakes प्रोन आके है, रहते हैं। सुनामी प्रोन है, तो उन लोगों का टेक्नोलॉजिकली ऑस्ट्रेलिया मस्त है। कहता है कि डिजास्टर को कैसे वो नहीं, वो तो उनका तो हर अभी भी यही है ना कि अर्थक्वेक कब आएगा, वो अभी तक ऐसा कोई वो लोग का ये नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं मिला जो 2-3 दिन पहले बोल सकते कि अरे इस यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो वो लोग हटाएं। ये तो द पीरियड ऑफ लाइक जो क्या बोलते हैं टू दैट गोल्डन पीरियड, वो है ही नहीं अर्थक्वेक का। सुनामी का फिर भी वो लोग 4 घंटे 5 घंटे का ये है, बट अर्थक्वेक का अभी भी नहीं है। तो ये तो एक और काम तो होता है ऑब्वियसली, बहुत रिसर्चेस हो रहा है इसका ऊपर, कब से हो रहा है, 1950 से लेके हो रहा है, लेकिन कोई सोल्यूशंस तो अभी तक उनको नहीं मिला है। वो लोग तो रेड जोन पे है, अर्थक्वेक का रेड जोन पे। मैम एक सवाल और दिमाग में आ गया था, स्टार्टअप्स को लेके जापान बहुत एक्साइटेड है इंडिया की तरफ। सॉरी, एक और सवाल इसका जोड़ूंगा मैं आपको। एक स्टार्टअप्स को लेके जापान बहुत एक्साइटेड है इंडिया की तरफ, क्या विजन रखता है जापान इंडिया के साथ? एक्चुअली स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न्स होता है, अदरवाइज स्टार्टअप क्या है, बेसिकली यू आर प्रमोटिंग वन टेक्नोलॉजी एंड टू अ पर्सन हु इज़ जिसका पास में आइडिया है, जिसका पास में थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है या करना चाहता है, उसका पैसा नहीं है। ये हमारा देश में भी स्टार्टअप्स का वो लोग जापान चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब वियतनाम के साथ देखा जाए, हम लोगों का स्टार्टअप्स इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ अभी तक। कुछ हुआ है बट इट इज़ नॉट रीच द लेवल जो हम लोग बोल सकते हैं कि अरे वाह इतना अच्छा इंटीग्रेटेड है। जापान के लिए ये सब चाहिए क्योंकि उन लोगों के लिए कैसा भी एक ग्रोथ इंजन चाहिए, कहीं पे भी एक ग्रोथ इंजन मिले, क्योंकि वो लोग इतने साल नॉन ग्रोथ इंजन में चले हैं दैट उनको इनोवेशन ये कुछ कहीं पे कुछ एक मिले जिसका सहारा वो बढ़ सके। एंड ये स्टार्टअप के थ्रू एक हो सकता है। यूनिकॉर्न 2 यूनिकॉर्न है और फ्यू स्टार्टअप्स है, लेकिन वो नहीं है जो
हम लोग सोचे थे जब ऑल्टरनेट सप्लाई चेन बनेगा, जापान ने बोले कि चाइना के साथ वो लोग काम नहीं करेंगे ज़्यादा और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बाहर निकाल के अब उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज़ दिया गया था कंपनीज़ को जो जापान में वापस आ रहे हैं, और जापान से वो लोग जापान नहीं आके और देशों में जा रहे हैं। तो तब हम सोचे थे इंडिया में बहुत आएगा, लेकिन देखा जाए तो वो ज़्यादा गया वियतनाम में, इंडोनेशिया में। सो एक अट्रैक्शन तो कहीं पे कमी है हम लोगों का, डिस्टेंस है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, इतना डाइवर्स है। जो बैंगलोर में है कंपनी वो जाके एक स्टोरी बताएंगे, दिल्ली का कंपनी जाके जापान में और एक स्टोरी बताएंगे। इसीलिए प्रिफेक्चरल जो इसका पहले हम बोल रहे थे ना, ये प्रिफेक्चरल अंडरस्टैंडिंग में ये अच्छा होता है कि स्टूडेंट के टाइम में आप आना जाना शुरू करो तो आपको एक बनता है, एक इमेजिंग बनता है एक कंट्री का ऊपर। तो ये एक हो सकता है। मैम जापान भारत के लिए बहुत कुछ करता है, भारत जापान के लिए क्या क्या करता है मैम, ये भी अगर आप थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में तो भारत बहुत आगे है। हम्म, सॉफ्ट डिप्लोमेसी इन सेंस ऑफ फूड, इन सेंस ऑफ बॉलीवुड, ये सब में तो भारत का बहुत अच्छा इमेजिंग है, इंक्लूडिंग हमारा जो टेक्नोक्रेट्स जो वहाँ पे जाते हैं, उनका जो हार्ड वर्क, उनका जो एक्यूमेन, उनका कैपेबिलिटी, ये सब में बहुत ही हम लोग इमेज बिल्डिंग में काफ़ी आगे है। आज का दिन में क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बुजुर्ग ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग यंग कंट्री है, तो हम ह्यूमन कैपिटल, तो हम मैं यही बोलती हूँ कि ये एक जगह पे भारत बहुत हेल्प कर सकता है। दूसरा है, भारत कैन बी ए डेटा सोर्स, जापान इज़ अ डेटा सेट, जब इंडिया इज़ अ डेटा। आप क्लिनिकल रिसर्च करना चाहते हैं, कोई भी एक चीज़ देखना चाहता है कैसे पीपल का ऊपर असर होगा, इंडिया इज़ अ डेटा, इंडिया इज़ अ डिमांड, इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, उसका डिमांड बढ़ रहा है, मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है, तो जापान के लिए चीज़ें बेचना यहाँ पे डिमांड है। एंड थर्ड, इंडिया इज़ अ यंग पॉपुलेशन, सो डेमोग्राफिक, हम लोग इसीलिए हर टाइम बोलते हैं आज का दिन इंडिया बहुत कुछ दे सकता है जापान को, और कोशिश यही है थ्रू वेरियस ऑप्शंस, जो इतना 1 घंटा हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब में हम कैसे आगे बढ़ाएं इस रिलेशनशिप को, जहाँ पे एब्सोल्युटली ग्राउंड लेवल पे ग्रोथ दिखे और हम लोग आगे बढ़ सकें। टेक्नोलॉजी भी चेंज हो, नॉट जस्ट मनी ले। देखिए, यही जगह पे तो हर टाइम हम लोग बात कर रहे हैं ना, इनका जो बात हम करते हैं कि पैसा आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ये दोनों जगह पे ह्यूमन का ट्रेनिंग चाहिए, कैपेबिलिटी बिल्डिंग चाहिए, स्किल कैपेबिलिटी बिल्डिंग, वो हो रहा है, ये नहीं कि हो नहीं रहा है। एंड हर प्रोजेक्ट में ये एक ह्यूज फोकस है और डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है कि कितना हो रहा है, ये हो रहा है। एंड वो दिल्ली मेट्रो इज़ अ बिग एग्जाम्पल जहाँ पे हुआ है आज के दिन में। हाँ, दिल्ली मेट्रो का अंदर देखिए, इतना बारिश हुआ इस बार दिल्ली में, एक दिन भी आपको मिला कि दिल्ली मेट्रो बंद होके खड़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन है दिल्ली मेट्रो का अंदर कि क्या होगा, कि इतना बारिश होगा तो इसमें कैसे ड्रेनेज सिस्टम कैसे वर्क करेगा, सब कुछ करके आगे बढ़े हैं, और इसका एक प्रोसेस है जो है। सो ऑटोमेटिकली ये जो जापान का जो भी एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन लेकर, जैसा मैंने बोला कि हेलमेट और ग्लव्स पहनना उन्होंने सिखाया है हमारा देश को। सो यही होता है कि एक्चुअली स्पिल ओवर इफेक्ट, कि एक चीज़ आता है उससे स्पिल ओवर कैसा होता है, और इसको देख के, और जैसा आज के दिन में मैं वंदे भारत जब चढ़ती हूँ मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 1996 में जब पहले शिनकानसेन में चढ़ी थी, मेरे को लगा था कि एक देश में इतना स्पीड से चल रहा है कि मैं दिल्ली से पटना पहुंच रही हूँ 3.5 घंटे में। तो वो एक अजीब लगा था कि वाह ये है, और हमारा देश में तो 1.5 दिन लग जाता है। हाँ, जरूर है। तो आज के दिन में ये जो कोशिश चल रहा है, ये जो हम लोग प्रोसेस में है, वो बहुत ही अच्छा एक ये। और जापान से जो सीखने लायक है, वो जो मल्टी मॉडल सिस्टम, जो हर टाइम मैं बोलती हूँ सिर्फ रेल ट्रैक बनाने में ये नहीं है, उसके साथ आपको कैसे लोगों का चलने फिरने का सुविधा, आज जो आजकल मैं देख रही हूँ मेट्रो के साथ सुपरमार्केट्स हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सिटीजन्स नौकरी करते हैं, ये करते हैं, आके कहाँ जाएंगे, नीचे खरीदे चले, ये चीज़ सारे कुछ जापान में ना पूरा इकोसिस्टम ऐसा ही होता है। एक लाइन जब बनता है उसके साथ सुपरमार्केट्स चले जाते हैं, उसके साथ
ये बसेस रूट्स बदला जाता है, उसके साथ टैक्सीज कहाँ पे खड़े होंगे, क्या होंगे। आज के दिन में ऑफ कोर्स हम लोगों के पास उबर ओला, बट उबर ओला का भी स्टैंड्स कि कहाँ पे लोग खड़े हों कि ये जो एक मल्टी मोडल अप्रोच टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ जापान का खुद का अपना फ्रेम एक मॉडल है। वो मॉडल यहाँ पे नहीं आ सकता, पूरा ऐसा उठा के तो नहीं ले सकते, बट हम लोग उसका एक अपना हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं कि ऐसा करके करे करके ये हो भी रहा है। आफ्टर ऑल सक्सेस ऑफ दिल्ली मेट्रो इज़ वन बिग स्टोरी, बैंगलोर मेट्रो इज़ द सेकंड बिग स्टोरी हो रहा है। बट उस पे और हमारा जो है कि वो डेमोग्राफी को हमारा उल्टा चैलेंज है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। इंडिया और जापान के रिलेशनशिप के बारे में सुनते थे, एक अच्छी फीलिंग थी, लेकिन डिटेल में बहुत कम जानते थे किस किस लेवल पे काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, डिफेंस के लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ये सब कुछ आइडिया नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने, जापान का भी धन्यवाद और हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हम लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं दुनिया के लिए कमाल की मिसाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपने समय निकाला और हमें ये चीज़ समझाई जेके सुपर पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।